बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान समेत बाजार की दुकानें बंद कर दी गई हैं। सांचौर में जुटना शुरू हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी। सांचौर मुख्यालय पर महापड़ाव शुरू हो चुका है। महापड़ाव और बंद को व्यापार संघ का समर्थन मिल गया है। तो बड़ी खबर सांचौर से आ रही है, चूंकि सरकार का फैसला आया, सांचौर जिले को निरस्त कर दिया गया। अब एक तरह से कहा जाए कि यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी यहां सांचौर में देखने को मिल रही है। सांचौर में जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा यह बंद का आह्वान किया गया है। बाजार बंद हैं, शटर डाउन है, आवाजाही लोगों की कम है। बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान समेत बाजार की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। सांचौर में इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण आसपास के भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सांचौर मुख्यालय पर यह शुरू हो चुका है महापड़ाव। जिला बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, तस्वीरें बता रही हैं, जता रही हैं कि किस तरीके से सांचौर के जिले को निरस्त करने के बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सड़क पर बैठ गए हैं, मुख्यालय के सामने आकर अब धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ महापड़ाव और बंद को व्यापार संघ का भी बड़ा समर्थन मिला है। अब किस तरह से इनकी लड़ाई आगे जाती है देखना दिलचस्प होगा। कैसे प्रशासन इनसे बात करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस बहुत बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट का फैसला आया, सरकार का यह फैसला आया, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं पर जिले को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं पर जिले को बरकरार रखने, जिले को खत्म करने के फैसले का विरोध हो रहा है। सांचौर वो जिला जहां पर इसे लेकर नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर एसआई भर्ती पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया है। जी हां, ये बात किरोड़ी लाल मीणा ने कही है, हमने नहीं कही है। ये बात किरोड़ी लाल मीणा ने कही है कि एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया है। आगे किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा जा रहा है कि एजी ने भी पेपर रद्द करने का कह दिया है। कैबिनेट सब कमेटी ने भी पेपर रद्द की बात कही है। अब मुख्यमंत्री के हाथ में ही है कब रद्द करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से बड़ा बयान सामने निकलकर आया है एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर। आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब मंत्री बाहर आकर मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो सवाल ये मंत्री से किया गया था कि आखिर किस तरह से आप एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले को देखते हैं, क्या ये परीक्षा रद्द की जाएगी। तो उनकी तरफ से जवाब दिया गया था कि अभी ये मामला विचाराधीन कोर्ट में है, इसलिए इस पर कोई अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान सामने आया है। जिस एसओजी को जांच दी, उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैंने अब भी कहा। तो सर क्या कारण रहा है कि फिर जब इतनी सब चीज़ें आ गई उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मेरे को कारण पता होता है नहीं बता देता। तो क्या ये माना जाए कि इसका क्रेडिट जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा, इस कारण से सरकार बच रही है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत को विशेष को क्रेडिट मिले नहीं मिले ये मामला नहीं है। कोई गहरा सोच विचार हो रहा होगा और लीगल राय ली जा रही होगी। माना रद्द कर दें तो कोई कोर्ट में जाके नहीं अटक जाए, इसकी गहन जांच सीएमओ कर रहा हूं। और कोटपुतली से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटपुतली में लगातार ऑपरेशन चेतना जारी है। 7 दिनों से प्रशासन के हाथ लेकिन खाली है। पिछले करीब 181 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हार्ड रॉक चट्टान रोक रही है चेतना तक पहुंचने का रास्ता। जी, हार्ड रॉक, इसको हिंदी में बताते हैं आपको। हार्ड रॉक मतलब हार्ड मतलब सख्त और रॉक मतलब चट्टान, यानी कि जो पत्थर है वो लगातार टनल बनाने में, सुरंग बनाने में अड़चन पैदा कर रही है। और ये चेतना तक सुरंग बनाने का रास्ता रोक रही है भारी उपकरणों की वजह से। भारी इक्विपमेंट्स हैं वहां पर उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भारी चट्टानें, हार्ड रॉक जो है वो रास्ता सुरंग बनाने का रोक रही है। हीरालाल हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से लगातार नजर बनाए हुए, सोमवार से ही वो जुड़ चुके हैं। हार्ड रॉक रोक रही है रास्ता सुरंग बनाने का। हीरालाल जी देखिए, सोमवार को ये बालिका बोरवेल में गिरी थी और आज दूसरा सोमवार आ गया, यानी कि 7 दिन पूरे हो गए हैं। लगातार बालिका को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था
वो 177 घंटे बाद भी जारी और 7 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के हाथ खाली है। लगातार जो कई चुनौतियां प्रशासन के सामने आई, बारिश भी आई, जो पाइलिंग मशीन भी देरी से आई, जो हाइड्रोलिक मशीन थी वो भी कहीं ना कहीं इस देरी का कारण बनी। लेकिन अब जो टनल बनाने का कार्य किया जा रहा था, जो 8 से 8.5 फीट की खुदाई जो की जानी थी टनल में, उसमें कहीं ना कहीं हार्ड रॉक अब बाधा बन रहा है। तो लगातार पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। करीबन 7 फीट के लगभग है जो टनल की खुदाई हुई है, अभी भी 1 से 1.5 फीट की खुदाई करना बाकी है। तो कहा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि 1 इंच टनल की खुदाई करने में करीबन आधा घंटा लग रहा है। तो सोच सकते हैं कि 1.5 फीट अभी खुदाई करना और बाकी है, तो कितना और समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस पत्थर की जो चट्टान है, जो कितना सख्त यह पत्थर है, कितनी मुसीबतों का सामना इन लोगों को करना पड़ा इस रेस्क्यू को अंजाम देने में लग रहा है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन की तमाम जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। लेकिन इतने जो इक्विपमेंट है, बाहरी मशीनरी यहाँ मंगवाई गई है, उन सब का उपयोग किया जा रहा है, सहयोग लिया जा रहा है। माइनिंग इंजीनियरों को भी यहाँ बुलाया गया, एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ बुलाई गई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी बालिका 177 घंटे बाद भी अभी परिजनों से दूर है। तो कहीं ना कहीं है जो प्रशासन की जो खामियां थी वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर आई है। तो आपने जिस तरह से बताया कि अभी करीब 1.5 फीट का बचा हुआ है खुदाई करने का, और हार्ड रॉक यानी बड़ी चट्टान उसके आड़े में आई हुई है। तो इस 1.5 फीट के आसपास का माना जाए कि अभी 2 घंटे तक और वक्त लग सकता है हीरालाल, यानी बहुत करीब है अभी रेस्क्यू टीम बच्ची तक पहुंचने के। जी देखिए, जिस प्रकार से मैंने बताया, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट से बात हुई थी, जो असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार हैं जो एनडीआरएफ के, उन्होंने बताया था कि 1 इंच की खुदाई करने में करीबन आधा घंटा लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 170 फीट की जो गहराई का गड्ढा खोदा गया है उसमें फिर टनल बनाया जा रहा है। तो टनल बनाने के दौरान, क्योंकि पहले तो खड़ा होकर जो जवान नीचे उतरा था वो खुदाई कर रहा था, लेकिन अब टनल बनाने के लिए जो वृत्ताकार जो टनल की खुदाई होती है उसमें उसको अंदर जाने के लिए जगह भी बनानी पड़ती है, स्पेस भी बनानी पड़ती है। करीबन 4 फीट का जो व्यास होता है, तो हम माने कि 4 फीट की जो व्यास होगा, जो 4 फीट का वृत्ताकार जो छेद होगा, जो टनल है, उसको खोदने में कितना समय लगता है, तो कहा जा सकता है कि रात भी हो सकती है इस पूरे, क्योंकि 1 से 1.5 फीट की जो खुदाई इनको करनी है, वो 1 इंच में आधा घंटा लग रहा है। तो 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात तक ये खुदाई चलेगी। बिल्कुल, आप हीरालाल बने रहे हमारे साथ, और फिर तस्वीरें भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की है कैमरा पर्सन साथी से कहिएगा वो दिखाएं। लेकिन हम जरा चेतना के रिश्तेदार और साथ ही साथ यहां कोटपुत्ती के कलेक्टर का क्या कहना है वो सुनाते हैं। जी पहले वो देखते हैं। मेरा नाम तेजा सोनी है। मैं वो चेकना बोरबिल में फंसी हुई है ना, उसको जल्दी से बाहर निकल आए, क्योंकि मैं लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ बोरबिल को खुला ना छोड़िए, हम छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए चेकना को जल्दी से बाहर निकालिए। जी ऑपरेशन बेसिकली 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो आप खुदाई की बात कर रहे हैं वो चाहे पाइलिंग मशीन से करो चाहे जेसीबी मशीन से करो। यहाँ पे भी शुरू में जो काम किया गया था वो जेसीबी मशीन से किया गया खुदाई का काम, और उसके बाद पाइलिंग मशीन एग्जैक्ट नीचे तक जाती है। तो मुख्यतया जो काम जिस तरीके से हो रहा है वो वही ऑप्शन है। और डेप्थ की जो बात है, इतनी डेप्थ पे आज तक कोई ऑपरेशन राजस्थान में नहीं हुआ है। जो यहाँ जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो हीरालाल लगातार अब तस्वीरें दिखा रहे हैं, कलेक्टर ने क्या कुछ कहा वो सुना, और एक छोटी सी बच्ची अपील करते हुए, हम बच्चे गिर जाएंगे, बोरवेल को ढकना चाहिए, वो मार्मिक अपील भी जारी हुई। और दुख कितना है उस बच्ची को, चेतना अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस बच्ची ने एक संदेश दिया है, आमजन को एक संदेश दिया है कि बोरवेल से किस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं उनमें सावधानी बरती जाए, उसकी जो मार्मिक अपील है, वो एक छोटी बच्ची इस घटना को लेकर उसने तो सबक ले लिया, लेकिन जो आमजन है उनको भी इस सबक सीखना चाहिए। इस मार्मिक अपील जो 4-5 साल की बच्ची है उसने इस दर्द को समझा है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में कई घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे प्रशासन ने सबक नहीं लिया, सरकारों ने सबक नहीं लिया, जो ग्रामीण है उन्होंने सबक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो संदेश है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, और उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बोरवेल से घटनाएं घट रही है उसके पीछे लापरवाही किसकी है। जी
जी हाँ, और इस वक्त लगातार वहां पर नजर क्या प्रशासन की तरफ से मौजूद हैं संबंधित अधिकारी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा पिछले दिनों कुछ शिकायतें भी परिवार की तरफ से, गांव वालों की तरफ से प्रशासन को लेकर आ रही थी, और कैबिनेट की मीटिंग में भी पत्रकारों की तरफ से इसी संबंध में सवाल पूछा गया था। अभी क्या प्रशासन की शिकायत दूर हो गई है परिवार वालों की? जी बिल्कुल, देखिए जब ये बालिका गड्ढे में गिरी थी तब जो कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल है, वो अवकाश पे थी क्योंकि उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब था, तो वो उनसे मिलने गई थी, उनको संभालने गई थी। जब घटना का उनको पता चला तो घटना के 3 दिन बाद कलेक्टर यहाँ पहुंचे, क्योंकि परिजनों का आरोप था कि कलेक्टर यहाँ आते हैं और चले जाती हैं लेकिन परिजनों से नहीं मिलती है, उनसे दुख दर्द नहीं जो शेयर करती है। उसके बाद जब ये आरोप लगा, हमने न्यूज 18 राजस्थान ने ये पीड़ा, उनकी जो बात थी वो वहां तक उन तक पहुंचाई, तब उसके बाद है जो कलेक्टर परिजनों से मिली। उसके बाद लगातार जो कलेक्टर यहाँ पहुंच रही है, जो विधायक हंसराज पटेल है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि है, सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो भी आ रहे हैं, जो जितने भी जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। कलेक्टर रात को भी यहाँ रहती है, रात को देर रात तक यहाँ बैठकर अधिकारियों से चर्चा करती है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो अपडेट है वो लेती रहती है, मॉनिटरिंग करती है, किस प्रकार से जो बच्ची को बाहर निकाला जाए गड्ढे से, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, वो तमाम जो उनकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। को नजर रखें, हीरालाल आपका लगातार रुख करते रहेंगे। पिछले सोमवार का यह हादसा, और हीरालाल न्यूज 18 राजस्थान की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाती हुई। कैमरा मेरी तरफ लाइए, मैं धन्यवाद हीरालाल जी को यहां पर कर चुका हूं, और साथ ही साथ अब अगली खबर का रुख करने का वक्त हो चुका है, क्योंकि जयपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए देसी विदेशी सैलानी पिंक सिटी जयपुर पहुंच रहे हैं। हवा महल पर बड़ी संख्या में पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग नया साल मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए भी राजस्थान जयपुर का रुख करने के लिए पहुंचे हैं, और लगातार यह सिलसिला साल के आखिर में, चाहे क्रिसमस का वक्त हो या नया साल मनाने का वक्त हो या फिर स्थानीय सैलानी हो, पर्यटक हो, छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी इस दौरान सर्दियों की पड़ जाती है, स्कूल की और कॉलेजेस की, और इसी लिहाज से परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ लोग घूमने के लिए निकलते हैं। और इसी तरह की तस्वीरें जयपुर में नए साल के जश्न की देखने को मिल रही है। न सिर्फ देसी बल्कि प्रदेश के भी और विदेशी सैलानी तो पिंक सिटी में लगातार पहुंचते ही हैं। और जिस तरीके से गुलाबी ठंड और इस गुनगुनी धूप में तमाम ऐतिहासिक और इस तरह के महत्व के सेलिब्रेशंस के लिए गुलाबी नगरी में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हवा महल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगी कि आखिर राजधानी में न्यू ईयर की तैयारियों को लेकर पर्यटक कितने उत्साहित है, आगे के उनके क्या प्लान्स हैं। मैं एक बार कैमरामैन को कहना चाहूंगी कि वो पैन करके दिखाएं कि हवा महल पर कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, और हम पर्यटकों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके न्यू ईयर के प्लान्स क्या है, क्या सेलिब्रेशन उनके प्लान्स है, उनके होटल्स में कैसी इवनिंग आज वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। 30 एंड 31 दोनों दिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट सेलिब्रेट करेंगे। मैम से जानेंगे, मैम आप कहाँ से हैं? हम लोग पंजाब से। कैसा लग रहा है जयपुर, कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक? बहुत अच्छा लगा, अभी हवा महल ही आए हैं। फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आए। क्या कहना है अंकल, क्या न्यू ईयर के प्लान्स है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, पहली बार आए हैं जयपुर में और पहली बार ही हवा महल में पहुंचे हैं, तो अच्छा लगा देख के ये रौनक। आंटी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ घूमी आप अभी तक? बहुत जगह घूम के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी लग रही है पिंक सिटी? पिंक सिटी के बारे में सुना है आपने पहले कभी? हाँ जी बिल्कुल सुना है, स्कूल में पढ़ा भी है। क्या क्या पढ़ा है, क्या सुना है सिटी के बारे में? आज आप हवा महल पर है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानती हैं आप? ऐसा जितना नहीं, बट हाँ ये पता है कि जब गर्मी होती थी तो राजा यहीं पे आते थे, ताकि क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। कहाँ से आए आप? फाजिलका पंजाब से ही। पहली बार आए जयपुर? जयपुर सेकंड बार आया हूँ, घूमने का मौका अब मिला ही। कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अभी तक? जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी जगह पे घूम चुका हूँ। शिमला, डलहौजी। राजस्थान में कहाँ कहाँ, हवा महल के अलावा कहाँ कहाँ घूमे? राजस्थान में जैन नगरी गए थे, जैन मंदिर गए थे, अब ये हवा महल देखने आए हैं, अभी सभी देख के जाएंगे। कैसा लग रहा है पिंक सिटी? अच्छी लग रही है। कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? हवा महल कैसा लग रहा है? पापा है मेरे, उनके साथ ही घूमा हूँ। जी जी जी। कैसा लग रहा है पिंक सिटी? कहाँ से आए हो आप? फाजिलका। क्या नाम है आपका? युवान। अच्छा लग रहा है हवा महल? घूम लिया आपने? क्या अच्छा लगा यहाँ पर?
देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे और आप लोग अपनी फैमिली के साथ पहुंच रहे हैं और अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को लेकर काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। राजधानी में बात करें तो पर्यटकों की संख्या पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो लाखों की संख्या में पर्यटक है। हर पर्यटक स्थल पर करीब 10,000 से ज्यादा पर्यटक एक दिन में पहुंच रहे हैं और पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। बात आमेर महल की करें, नारगढ़ महल की करें, हवा महल, अल्बर्ट हॉल की करें, सब जगह पर्यटकों की संख्या हजारों की संख्या में हमें नजर आ रही है। वहीं होमगार्ड भी जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से भी सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि पर्यटकों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना जारी हुई है। राजस्व विभाग ने जारी की है अधिसूचना। 3 संभागों को खत्म करने की भी अधिसूचना जारी हुई है। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट ने लिया था फैसला। तो बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना जारी की गई है। राजस्व विभाग ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। 3 संभागों को खत्म करने की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट ने यह फैसला लिया था, जिसके संबंध में अभी ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी कि पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर पहले इसकी घोषणा की गई, अब अधिसूचना जारी कर दी गई है और 9 जिलों को खत्म करने की ये अधिसूचना जारी होने के साथ साथ 3 संभाग जो खत्म किए हैं, निरस्त किए हैं, उनकी भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो सुधीर, अब एक तरह से कहें कि ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है इस संबंध में, 9 जिले और 3 संभाग निरस्त। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अधिसूचना राजस्व विभाग ने जारी कर दी है और जो जिले जहां से तोड़ के बनाए गए के जो तहसीलें जहां से तोड़कर जिन जिलों में शामिल की गई थी, नए जो जिले बनाए गए, बाद में अभी बीजेपी की सरकार ने उनको निरस्त किए हैं, वो जो तमाम काम होता है अधिसूचना का राजस्व के अंतर्गत आता है। तो राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कि कौन कौन सी तहसील, कौन कौन से जिले जो खत्म किए गए थे और किनमें मर्ज किए जाएंगे, उनकी अधिसूचना ये जारी कर दी है। अब ये पूरी तरह से जो अधिसूचना जारी होने के बाद पूरी तरह से तय हो गया कि ये 9 जो जिले जो निरस्त किए गए जिले हैं वो उनको खत्म कर दिया गया है। 3 जो संभाग है उनको खत्म कर दिया गया। इस अधिसूचना के बाद ये तय हो गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर शर्मा, फिलहाल जानकारी के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर, मोहनगढ़ में फंसी मशीन को बाहर निकाल रहे ग्रामीण। बोरवेल खोदते समय फंसी थी मशीन। 3 दिनों से पानी में फंसी थी मशीन। जेसीबी और ट्रैक्टरों से बाहर निकाल रहे मशीन। मशीन से भरा है पानी और मलबा। मशीन में पानी और मलबा भरा हुआ है। ग्रामीण सूझबूझ से मशीन और पाइप निकाल रहे हैं। तो बड़ी खबर जैसलमेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी आपके सामने आ चुकी हैं। मोहनगढ़ में और 3 दिनों से पानी में मशीन फंसी हुई थी। फिलहाल जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से इस मशीन को बाहर निकाला जा रहा है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस मशीन को बाहर निकालने में। और एक बात खास ये भी है, दिक्कत क्यों आ रही है इस मशीन को बाहर निकालने में। दरअसल मशीन में पानी भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है, इस वजह से ये और ज़्यादा भारी हो गई है। ग्रामीण सूझबूझ से मशीन और पाइप को निकाल रहे हैं। ये पूरा मशीन निकालने की तस्वीरों की आप खबर भी देख सकते हैं। टोंक के देवली से बड़ी खबर है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झूलते तारों की चपेट में एक ट्रक आ गया। करंट लगने से ट्रक चालक की मौत हो गई है। हादसे में अन्य लोग भी घायल हुए हैं। करंट की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई है। देवली पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची है। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। अंबापुरा कासीर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग के भेंट चढ़ गया ये हादसे के बाद ट्रक। टोंक के देवली की खबर है। बिजली विभाग की ये लापरवाही सामने आई है। झूलते हुए तार थे, लटकते हुए तार थे, जिनकी चपेट में एक ट्रक आ गया। ट्रक वहां से गुजर रहा था, तार झूल रहे थे। झूलते और लटके हुए तारों की चपेट में आ गया, क्योंकि ट्रक की ऊंचाई ज्यादा थी और ये तार जो थे ये नीचे लटकते हुए आ गए थे। और फिर उसके बाद ट्रक में करंट फैल गया। और देखिए कितना दुखद हादसा हुआ। ट्रक में करंट फैलने से, करंट लगने से ड्राइवर की, ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसे में कुछ और लोग भी घायल हुए हैं और ट्रक आग के हवाले हो गया। सीकर शहर के सबसे पुराने होटल में से एक सीकर होटल पर आज सुबह सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। कई सालों से प्रशासन इस होटल को हटाने के लिए जंग लड़ रहा है। काफी समय तक यह मामला कोर्ट में भी चला और कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इसे तोड़ने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद आज सुबह सुबह प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया। इस होटल को तोड़ने से शहर की सबसे बड़ी जाम की समस्या से निजात मिलेगी। यह होटल शहर के कल्याण सर्किल पर स्थित है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीकर के शहर के सबसे पुराने होटल में से एक सीकर होटल पर आज सुबह सुबह प्रशासन का यह पीला पंजा चला है। उदयपुर से खबर आ रही है जहां पर दो पैंथर एक साथ दिखाई दिए। नीमच खेड़ा के पास परशुराम कॉलोनी में पैंथर दिखे। वन विभाग की दीवार पर ये दोनों पैंथर टहल रहे थे। दीवार के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है पैंथर की मूवमेंट। आबादी के पास पैंथर की दस्तक से, उनकी मूवमेंट से लोगों में अब डर है। पहले भी अक्सर कई बार इस इलाके में पैंथर की मूवमेंट दिखाई दी है और एक बार फिर से सीसीटीवी में तस्वीरें आने के बाद लोग और डरे सहमे दहशत में नजर आ रहे हैं। उदयपुर की खबर है, दो पैंथर एक साथ दिखाई दिए, एक के बाद एक, आगे पीछे दो पैंथर जाते हुए। नीमच खेड़ा के पास परशुराम कॉलोनी की तस्वीरें हैं, ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वन विभाग की दीवार पर ये दोनों पैंथर टहल रहे थे और लोगों ने जब इन तस्वीरों को देखा है तो वो डर रहे हैं, सहम गए हैं। इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह से पैंथर की मूवमेंट देखने को मिली है और अब जब एक बार फिर से पैंथर की मूवमेंट सामने आई है सीसीटीवी में, तो लोगों की और भी ज्यादा धड़कनें बढ़ गई हैं, उनका डर और खौफ बढ़ गया है। दौसा में आज सुबह कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दौसा शहर सुबह से पूरी तरह कोहरे के आगोश में नजर आया। कोहरा इतना ज्यादा था कि 10 बजे तक भी विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही थी। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आई। वहीं सर्दी भी अधिक होने के कारण लोग अपने घरों में दुबके रहे। पिछले 3 दिनों से पहले बारिश, फिर ओलावृष्टि और अब कोहरे के असर के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है दौसा में और रास्ते बिल्कुल कोहरे की वजह से बिल्कुल जाम हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है और बहुत ही भयंकर वाली ठंड पड़ रही है यहाँ। अभी 3-4 दिन से अपने यहाँ पे दौसा में बारिश भी हो रही है, कभी ओले भी कई जगह पड़ रहे हैं और अभी ठंड बढ़ती जा रही है। आज जैसे कि देखा जा रहा है कोहरा बहुत छाया हुआ है। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू पूरी तरह से अब बर्फ में लिपट चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहां पर मैदानी क्षेत्र में तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान माइनस में चलते आबू में पोलो ग्राउंड गुरु शिखर पर बर्फ देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। महारो राजस्थान बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।